सब। आशा करती हूँ सब खूब मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 9th का आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास है, इसमें भेंट वार्ता से प्रारंभ करते हैं। आप देखिए, कल के क्लास में हमने ये देखिए ये सब पढ़ लिया है। निरंतर क्लासेज आपको इसलिए दे रहे हैं बच्चों कि ये आपका जो सिलेबस है ना, समय से कंप्लीट हो जाए और चीजें आपको जानकारी भी हो कि सब चीजें होती क्या है। बुक हमारे पास में है पर हम उसको पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, 1-2 लाइन 4 लाइन पढ़े छोड़ देते हैं। इसी सब को हम ध्यान में रखते हुए हमने गद्य साहित्य को इस तरह से पढ़ाना प्रारंभ किया है कि जिससे आप सब ये चीज पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। तो चीजें अभी से क्लियर रहेंगी बच्चों। फिर आगे इससे संबंधित जो और भी लेसन्स हैं उसको गद्य काव्य में, गद्य खंड में, तो उसको भी कंप्लीट कराते हुए अभी तो हम काव्य खंड को पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पहला वो कबीर दास का जो साखी है और नेक्स्ट ऐसे पढ़ाया है हमने, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज बच्चों ये गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों अलग अलग हमने करके दिया है, जिससे आपको पढ़ने में देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलिए और सीधा शुरू से आखिर तक सीरियल वाइज सारे वीडियोज को देखते जाइए। आपके पास समय का अभाव हो तो आप उसको फटाफट इस फास्ट मोड में करके चीजों को 1 से 2 बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, ताकि बच्चों पास तो होना एक बड़ी दूसरी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है जो हमको जानकारी गेन करना है, नॉलेज गेन करना की जो हमारे सिलेबस में चीजें दी हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़े अनुभवी लोग इसको सेलेक्ट करते हैं सिलेबस को। आपका जो 2020 का जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसके माध्यम से जो नए पाठ्यक्रम लागू हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें जानना। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे बुक्स में दिए हुए, हमारे सिलेबस में, हमारे जिस क्लास में हम हैं उसमें दिया हुआ है, और जो चीज दिया हो उसको हमको जानना चाहिए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं भेंट वार्ता से, क्योंकि सीखेंगे नहीं बच्चों तो फिर जीतेंगे कैसे। तो आइए देखिए भेंट वार्ता क्या चीज है। आइए हम समझते हैं बच्चों भेंट वार्ता क्या चीज है। देखिए, जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करता है, देखिए कोई विशेष व्यक्ति होता है, उससे भेंट करके और उनके चरित्र, व्यवहार आदि सबसे संबंधित प्रश्नों को साहित्य के रूप में रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट कर देते हैं, पाठकों के लिए तैयार करके देते हैं, तो वो रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है बच्चों। अर्थात जैसे हम किसी से मिलने गए, आप किसी भी एक्टर, किसी भी कवि या किसी विशेष पर्सन से, किसी सामाजिक कर्ता या किसी कवि से, या कोई भी जो विशेष व्यक्ति हो, कार्य कर रहा हो देश को आगे बढ़ाने में, आप बैठे उनके साथ मिले, भेंट वार्ता की, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बातें हुई आपकी, आपने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने आपको उत्तर दिया, और उस प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनका व्यवहार कैसा रहा, चरित्र कैसा रहा, इसको एक संगठित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से लिखकर और पाठकों के सामने उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि इनका ऐसा व्यवहार है, ऐसे चरित्र है, इस तरह की इनकी भाषा शैली है ना बच्चों। तो इसी को क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। भेंट वार्ता हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से इसे जानते हैं, विख्यात है ये। इस प्रकार भेंट वार्ता वो रचना है जिसके द्वारा भेंट करता किसी महान व्यक्ति के चरित्र और जीवन के में जो प्रश्न के झरोखों से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, प्रश्न के झरोखों से झांक कर उसके भीतर पक्षों अर्थात आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रकट करता है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है बच्चों और कल्पित भी होती है, अर्थात काल्पनिक भी लोग बना देते हैं। और ये वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में जो पदम सिंह शर्मा हैं, पदम सिंह शर्मा, कमलेश जिन्हें उपनाम है, और रणवीर गंगा के, ये सब दोनों के नाम ये सबसे पहले आते हैं बच्चों। अब आइए हम देखते हैं चीजें, हमको पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आप अपने मन में बना लीजिए कि हमको इसको जानना है, समझना है ये क्या चीज है, क्योंकि जिस तरह आप क्लासेज आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और डिफिकल्ट होती जाएंगी, क्योंकि यही गद्य साहित्य आप क्लास 10 में जाएंगे तो थोड़ा और विस्तार से दिया रहेगा, फिर क्लास 11, 12 इस प्रकार से चीजें विस्तार से दी रहेंगी। तो आप अभी से ही चीजों को समझें, जानें और अपने ब्रेन को खूब तेज करें, अपने मस्तिष्क को खूब ब्रॉड करें। तो आइए बच्चों
अब पत्र साहित्य क्या है, हमने तो सुना होगा। वह लेटर लिखना, किसी को भी लेटर लिखें, अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली जो भी हैं, मित्रगण, या किसी शादी विवाह से संबंधित फिर पत्र लिखें, या हॉस्टल में कोई बच्चे हैं माता पिता को पत्र लिखते हैं, इस प्रकार के पत्र तो आप सुने हो, तो उसी को कहते हैं पत्र साहित्य। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। जब कोई रचनाकार किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध या किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी वो अपनी स्वयं की बातों को, सामाजिक या भावनात्मक स्थिति को मद्देनजर रखकर उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करता है, जिसको सामने आप लिखते हैं, कितने मान सम्मान के साथ लिखते हैं, कोई मित्र है या माता पिता है या कोई रिलेटिव है, करते हैं, हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण करता है। निजी तौर पर अर्थात बच्चों स्वयं से लिखता है, निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण अर्थात लिखते हैं स्वयं से, लिखकर भेजता है और बदले में प्रतिवचन मतलब उत्तर का भी उम्मीद रखते हैं कि इसका जो हम पत्र लेटर दे रहे हैं इसका हमको उत्तर भी उल्टे में मिलेगा, पत्र वचन की उम्मीद रखता है, तो वो पत्र साहित्य की रचना करता है। क्या? पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल से, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है बच्चों कि जो पत्र साहित्य का शुरुआत है किस काल से हुआ, तो आप बताएंगे द्विवेदी काल से हुआ है। पत्र सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो ज्यादा सार्वजनिक, ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि उनको अपना खुद का होता है। जो साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक जो होते हैं, जो सभी के लिए लिखा जाता है, वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे पत्र। बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट डायरी को जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे, जिससे कि आगे चीजें और क्लियर हों। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। तो बच्चों अब देखिए डायरी क्या चीज है। डायरी तो आप सीधी सीधी बात डायरी से ही समझ गए होंगे कि हम अपनी डेली की जो दिनचर्या होता है, जो हमारा अपना खुद का अनुभव होता है, हमारे साथ जो घटित होता है, उसको हम एक किसी कॉपी या किसी डायरी टाइप में बना के उसको रोजाना डेट वाइज रोजाना के रोजाना छोटी छोटी चीजें अपना लिखा करते हैं, उसी को बच्चों डायरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा भी है। जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा तिथिबद्ध विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है, तो उस रचना को हम क्या कहते हैं बच्चों? डायरी कहते हैं। इस कला का प्रारंभ 1930 ईस्वी से होता है कि आसपास से होना प्रारंभ कर देता है। नरदेव शास्त्री जो वेद तीर्थ की डायरी है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की डायरी, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, इस तरह से मतलब ये लिखने वाले हैं लेखक, और ये इनका जो डायरी का नाम है क्या? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। मतलब वो जेल में रहे होंगे किसी कारणवश उस समय, तो वो डेली का दिनचर्या वहां पर लिख रहे होंगे, ऐसा हमको अनुमान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जेल लिखा हुआ। आगे चलो बच्चों। प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना की कला का उद्गम हुआ था। इनको प्रथम डायरी रचनाकार भी माना जाता है। कौन? प्रथम इंपॉर्टेंट है। प्रथम डायरी का रचनाकार कौन है? तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। आइए बच्चों अब हम रिपोर्टाज को देखते हैं। देखिए बच्चों, रिपोर्टाज क्या होता है? ये किसी घटना का दृष्टांत हो। और देखिए बच्चों यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से, मतलब बहुत अच्छे ढंग से कि जो पाठक के सामने पहुंचे तो रुचि मन लगा के उनके हृदय को छू दे, मतलब इस पढ़ें तो उनके हृदय को छू जाए। तो आइए बच्चों यहाँ देखिए, हम शब्द मूलतः फ्रांसीसी, यह शब्द कौन? रिपोर्टाज। क्वेश्चन बन सकता है कि रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आप बताएंगे ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। देखिए बच्चों, ये फ्रांसीसी शब्द से है ये आपका रिपोर्टाज। और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का दोनों का पर्याय तथा साहित्यिक नाम है। इसकी शैली वर्णनात्मक और उल्लेखनीय होती है। वर्णनात्मक अर्थात वर्णन करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में, कोई देखी हुई घटना के बारे में लिखते हैं तो वर्णन करते हैं। जिसमें तीक्ष्णता होती है, क्योंकि सत्य दिखाया जाएगा तो सत्य तो कभी कभी तीक्ष्ण भी होता है। आत्मीयता होती है, आत्मा को छूने वाली होती है, कोई ऐसी घटना है। सहजता भी का विशिष्ट महत्व होता है। इसमें लेखक प्राप्त विषय को सहजता तथा रोचकता से पाठक को हृदयंगम कराने में सक्षम होता है, अर्थात उसके मन को छू लेने में सक्षम होता है। इतने अच्छे से लिखते हैं चीजों को। इसमें बच्चों विष्णु प्रभाकर के नाम हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि विनम्र तथा रमणीय रिपोर्टाज का सृजन किया करते हैं।
देखिए बच्चों, अब आलोचना को समझ लेते हैं। आलोचना हमने इसके पहले भी जिक्र किया होगा आपसे कि किसी भी तथ्य, किसी भी घटना के गुण और दोषों को अच्छे से विश्लेषण करते हुए व्यवस्थित ढंग से बताया जाए, कहा जाए या लिखा जाए, तो उसी को आलोचना कहते हैं। देखिए बच्चों, आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ या तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप में करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करते हुए उनके गुण दोषों का भली भांति अध्ययन करके, ऐसे नहीं कुछ भी, भली भांति अध्ययन करके उसका विश्लेषण करना, उसकी आलोचना कहलाता है। हिंदी आलोचना की परंपरा द्विवेद युग से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए बच्चों, अब गद्य काव्य की तरफ हम बढ़ते हैं और ये देखिए अंतिम है। इसके बाद रचनाकार और रचनाएं होंगी जिसको आपको कॉपी में उतारना भी होगा और इसको याद भी करना होगा। चलिए बच्चों, आते हैं गद्य काव्य की ओर। जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव हो जाए, मतलब वो रचना जिसमें कविता का जो गुण है उसमें छंद न रहे, बिना छंद के ही वो संभव हो जाए, अर्थात अपना संपूर्ण भाव प्रकट कर दे, उसे ही बच्चों गद्य काव्य कहते हैं। यह रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है। गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है बच्चों। ये गद्य तथा काव्य के क्या बीच की रचना है। इसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता को प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है, अर्थात आनंदित हो जाता है तथा मोहक हो जाता है, मतलब मोहित हो जाता है, बार बार पढ़ने को मन होता है, चीजें याद हो जाती हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं। और फिर इसमें विचारों तथा भावों की भी अभिव्यक्ति होती है और लेखक का अधिक चित्त रहता है, इसमें मन रहता है, किसका? लेखक का। इसकी शैली कवित्वपूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है बच्चों। और गद्य काव्य के रचनाकारों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि का नाम विशिष्ट है बच्चों। आइए अब लघु कथा देख लेते हैं। लघु कथा से ही पता चलता है बच्चों कि जो बहुत छोटे शब्दों में हो, बहुत कम कहानी में, बहुत कम शब्दों में उसको, मतलब उसके मर्म को समझ लिया जाए, उसके भाव को समझ लिया जाए, उसके संवेदना की प्रगाढ़ता प्रस्तुत कर दी जाए, उसी को लघु कथा कहते हैं बच्चों। लघु कथा एक ऐसी विधा है, देखिए सब विधा ही है जो हम आज अभी तक पढ़ाते आपको आ रहे थे, इसको विधा कहते हैं बच्चों, जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रखी है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता तथा संवेदनशीलता की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा में कथाकारों में चित्रा मुग्दल आती हैं, विष्णु नागर आते हैं, असगर वजाहत आते हैं, रमेश बत्रा आते हैं और आपके ये राजेंद्र यादव आदि रचनाकार का नाम उल्लेखनीय है। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से लिखने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। हमने आपसे कहा था ना, एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में आप ऐसे लिखिए जैसे ये लिखा हुआ है। अभी देखिए इसमें हमको अगर कुछ ट्रिक भी समझ में आएगा तो बताते जाएंगे। तो ऐसे कॉर्नर पे ऐसे आप क्या कहते हैं, ऐसे ब्रैकेट करके वहां पर वो ट्रिक लिख लीजिएगा, आपको जीवन भर नहीं भूलेगा बच्चों। तो ये देखिए, अब रचनाकार याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं फिर रटना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, आपका ये रचना है और रचनाकार है, रचना और उनसे संबंधित जो लेखक हैं। तो कंकड़ स्त्रोत बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। कंकड़ स्त्रोत, इसको बार बार आपको रटना पड़ेगा, बीच बीच में रिवाइज करते हुए बार बार रटना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको टिक लगाए, इंपॉर्टेंट समझे, उसको अवश्य लिखा कीजिए। बाकी भी आपको भी जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे, ऐसा नहीं है कि हम जो लगा, आपके मन को भी भा सकता है कि हाँ ये हो सकता है आ जाए एग्जाम में, आप भी अपना तर्क लगाते हुए चलिए, तो उसको भी उतारते चलिए, क्योंकि किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत सारा आप कितना याद करेंगे। तो आप भी अपनी तरफ से, और जो हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, चीजें लिखते जाइए और उस कॉपी को रख मत दीजिएगा, आप ऐसे पलटते जाइए। जो भी नोट्स बनाइए वो ऊपर रखिए और नोट्स को रोज सुबह शाम जैसे समय मिले आप तुरंत कॉपी उठाइए, पलटते जाइए, एक नजर ऐसे देखते जाइए, एक मिनट ऐसे देखते जाइए बच्चों। आप ऐसा करेंगे 1-2 महीने में आप खुद के अंदर खुद का आप अवलोकन कर पाएंगे कि आप में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है हिंदी को लेकर बड़ा। और चीजें बोल बोल कर याद करिए बच्चों, सबसे बड़ी बात आप बोल बोल कर पढ़िए, थोड़ा तेज आवाज में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई है, आप एक कोने में कहीं इधर उधर जाके चलते हुए बोल बोल के पढ़िए, कोई कुछ भी बोले।
दूसरा बच्चों देखिए, हमारा कर्तव्य और युग धर्म प्रताप नारायण मिश्र का है। हमारा प्रताप नारायण मिश्र क्या कहते हैं कि युग जो धर्म है ये हमारा कर्तव्य है। क्या है? ये हमारा कर्तव्य है जो हमारा युग धर्म के बारे में हम जाने। प्रताप नारायण मिश्र क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि युग धर्म को जाने। आप युग धर्म उस पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, हमारा कर्तव्य अंडरलाइन कर दीजिएगा, बाकी ऐसे पढ़ लीजिए कि प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि युग धर्म को जाने। बस आचरण की सभ्यता बच्चों, जिसके पास आचरण की सभ्यता हो जाएगी वो पूरी तरह पूर्ण हो जाएगा बच्चों। आचरण की सभ्यता जीवन में बहुत बड़ी मायने रखती है। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की, किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। आचरण की सभ्यता जो जिसके पास होगा वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण ऐसे लिख लेंगे, बस ये ट्रिक बहुत है आपके लिए। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। चिंतन आप किसका करते हैं? हमारे घरों में देख लीजिए, हम सब स्वयं जब ईश्वर को याद करते हैं तो चिंतन किसके बारे में करते हैं? रामचंद्र जी के बारे में, श्री राम जी के बारे में चिंतन करते हैं। तो फिर चिंतामणि किसने लिखा? श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि श्री रामचंद्र का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। बस हो गया। ये ऐसे बस बच्चों याद करने के लिए है, आपके दिमाग में जो भी आ जाए उस समय। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आपका खुद का लॉजिक भी अपना लगाइए। हो सकता है जो आपका खुद का लॉजिक हो आप मुझसे ज्यादा बेटर हो और वो आपको और अधिक समय तक याद करने में सहायक हो जाए। तो बच्चों इस तरह से आप अपना खुद का भी दिमाग लगाइए। हलवा कलब नर से नारायण, ये बाबू गुलाब राय हैं। जब नर से नारायण कोई व्यक्ति हो जाता है, कैसा? नर से नारायण बन जाए, इतनी उसकी बुद्धि विवेक अच्छी हो जाए, आचरण इतना अच्छा हो जाए कि वो उसको नर से नारायण कहा जाए, तो क्या होता है? वो बाबू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाबू कहलाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत रहे तो गुलाब की तरह ठलुआ कलब में पड़े रहते हैं। कैसे? गुलाब की तरह ठलुआ कलब में इधर उधर देखे जाते हैं, पड़े रहते हैं। इस प्रकार से आप याद करने का कोशिश करें। आइए बच्चों, ये देखिए, पाव भर आटा। योगी लोग क्या करते हैं बच्चों? पाव भर आटा का इंतजाम करते हैं, ज्यादा में नहीं जाते। ज्यादा में तो हम जो भौतिकवादी हैं उनका रहता है इतना, 1 कुंटल चावल लेके रख दो, 2 कुंटल गेहूं लेके रख दो, ये कर दो वो कर दो, सब चीज ज्यादा ज्यादा रहे। लेकिन जो योगी लोग होते हैं बच्चों क्या करते हैं? बस मात्र पाव भर आटे पर फोकस करते हैं, क्योंकि एक टाइम का हो गया, दूसरे टाइम फिर चले जाएंगे, 2-4 घर ले आएंगे, फिर एक टाइम का हो जाएगा। ये ट्रिक है बच्चों आपको याद करने का। आप इसको लिख लीजिए। क्या? कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसे कॉपी में आप जैसे कि तैसे ये लिखा लिखिए, फिर ब्रैकेट में क्या करिए? योगी लोग को पाव भर आटे की आवश्यकता होती है। बस हो गया आपका, योगी लोगों को पाव भर आटे की आवश्यकता होती है। फिर आगे बच्चों चलिए, साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी। साहित्य हमारा किस किस देवता को बताता है? 2 ही मेन देवता हमें जो हम सब लोग लगभग जानते हैं, पूरे विश्व में लगभग सब जानते हैं। एक श्री राम जी, दूसरे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी क्या खाते थे? माखन खाते थे। साहित्य के देवता क्या खाते थे? माखन खाते थे। बस इतने से याद हो जाएगा, साहित्य के देवता माखन खाते थे, खाते हैं भी कह सकते हो। अब आगे कुछ विचार कौन करेगा? प्रेमचंद जी कुछ विचार करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्रेमचंद जी कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, प्रेमचंद जी कुछ विचार करते रहते हैं। इसको आप रिपीट कर देंगे ना बच्चों 1-2 महीना, जीवन भर नहीं भूलेंगे। और ये आपको यही नहीं काम आएगा। आप तो अभी 9th क्लास में, बड़े ही मासूम में, अभी आपको तो पता ही नहीं है कि ये सब याद भी करना चाहिए। ये सब कोई पढ़ाता भी होगा बच्चों। ये आप अगर याद करेंगे निरंतर अभी से, तो आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10 में जाएंगे। आप टॉप करने के बारे में सोचेंगे फिर, क्योंकि आपको चीजें पता चलने लगेंगी, आपका ज्ञान विस्तार होने लगेगा, तो आप फिर आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप कोई भी चीज जब सोचेंगे तो बड़ा सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे हम किस तरह पास हो जाएं। पास के बारे में नहीं सोचेंगे, सीधा टॉप के बारे में सोचेंगे। और बताइए बच्चों, जब आप टॉप के बारे में सोचेंगे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सब तो टॉप नहीं करेंगे, पर क्या आप टॉप के इर्द गिर्द नहीं पहुंच जाएंगे? वहां तक पहुंचेंगे ना। आप सोच लीजिए हमको 90% मार्क लाना है किसी भी हाल में, और उस टारगेट को बनाते हुए एक सही रणनीति बनाते हुए पढ़ना प्रारंभ कीजिए। तो आप 90% नहीं लाएंगे तो क्या 85 नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। और इस साल 85 लाएंगे तो नेक्स्ट ईयर और अच्छा चांस रहेगा, उसके नेक्स्ट ईयर क्या और आगे फिर अच्छा चांस रहेगा। और इस प्रकार सिलसिला बढ़ता रहेगा, और हो सकता है आप एक दिन टॉप भी करें, कंपटीशन भी बीट करें और किसी अच्छे पद पे भी हो जाएं बच्चों। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिल जाती है बच्चों।
तो इसीलिए हम इसको टारगेट को बनाते हुए, क्योंकि हमको जीवन में कुछ आगे करना है तो कुछ बनना है, इस टारगेट को बनाते हुए आप हिंदी को अपने स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हर चीजें लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पर आपका हिंदी काम आता है। तो आइए बच्चों, इस क्या कहते हैं मोटिवेशन के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा कौन सी विधा है? निबंध विधा है। इसके बाद कहानी विधा आएगी, तो हम निबंध विधा के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसको आप लोगों को लिखना भी है। लिखना बहुत आवश्यक है, जब तक लिखेंगे नहीं चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए हम कहा यही निबंध विधा तक चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कहानी को। तो देखिए बच्चों, प्रेमचंद क्या करते हैं? तो कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात्र प्रबंध परिजात, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि इतने बिखरे पन्ने हैं। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इतने बिखरे पन्ने हैं क्या लिखूं, इतने बिखरे पन्ने हैं क्या लिखूं। उसके बाद ये पंचपात्र प्रबंध परिजात है, पंचपात्र में प्रबंध परिजात है, इतने बिखरे पन्ने हैं क्या लिखूं, या लिख दीजिए कुछ बिखरे पन्ने हैं क्या लिखूं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसको आप ट्रिक को भी पढ़िएगा, फिर लास्ट में तुरंत साथ में यही पढ़िएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात्र प्रबंध पारिजात। फिर आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इतिहास साक्षी है खून की छींटे। भगवत सरल उपाध्याय कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि खून के छींटे पढ़ी जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि खून के छींटे पढ़ी जाते हैं निर्दोषों पर भी। ऐसे थोड़ा याद करने के लिए, इतिहास साक्षी है कि निर्दोष पर भी खून के छींटे पढ़ी जाते हैं। बस ऐसे लिख लीजिए बच्चों, ये मात्र याद करने के लिए, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। अब आइए देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कल्पता, कल्प लता कुटज अशोक के फूल। हजारी प्रसाद ने क्या, हजारी प्रसाद के यहाँ उनके कुटज में कल्पलता, हजारों कल्पलताएं और अशोक के फूल लगे हैं। कहाँ पर? कुटज में। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज में कल्पलता और हजारों कल्पलता और क्या, ऐसा बोलिए, हजारी प्रसाद की द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या कहते हैं, कुटज में हजारों कल्पलताएं और अशोक के फूल लगे हैं। हजारों कल्पलताएं, अब जब हजारों कल्पलताएं और कुटज में हजारों कल्पलताएं और अशोक के फूल लगे हैं, तो क्या हो जा, हजारों से हजारी हो जाएगा, कुटज और कल्पलता और अशोक के फूल आ ही गया। और ये ऑप्शनल, अगर ऑप्शन में देगा तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको पूछ लेंगे कि हजारी निम्न में से कौन हजारी प्रसाद की निबंध या रचना है, तो यहाँ पर अब लिखा रहेगा कल्पलता। आपके दिमाग में वो ट्रिक तुरंत आएगा कि हजारी प्रसाद ने कहा था कि हजारी प्रसाद के कुटज में हजारों कल्पलता और क्या कहते हैं हजारों फूल लगे हुए हैं। दोनों जगह हजारों हजार लगाए रहेंगे तो हजारी से ट्रिक पकड़ लेंगे। फिर आइए बच्चों, अभी देखिए ये थोड़ा सा और है, फटाफट पढ़ते हुए चलते हैं, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। विवेचनात्मक गद्य और श्रृंखला की कड़ियां। महादेवी वर्मा विवेचनात्मकता के साथ श्रृंखला की कड़ियां लिखती हैं। महादेवी वर्मा कैसे लिखती हैं? कैसे? विवेचनात्मकता के साथ श्रृंखला की कड़ियां लिखती हैं। आइए बच्चों, विनोबा भावे, हम कहते हैं कि गांव सुखी हम सुखी गीता प्रवचन। विनोबा भावे गीता प्रवचन में सुनते हैं, गीता प्रवचन जब सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, कहते हैं उसमें कि गांव सुखी तो हम सुखी। विनोबा भावे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के बारे में समाज का हित बहुत अच्छे से उनका चिंतन मनन करते थे। इसीलिए उन्होंने प्रवचन सुना। कैसा प्रवचन? गीता प्रवचन सुना, और उनमें सुना कि हम वहाँ गीता प्रवचन में क्या कहा जा रहा कि गांव सुखी तो हम सुखी, ऐसा विनोबा भावे कहते हैं प्रवचन में सुने थे। आगे गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ तो आपको कॉमन लग ही रहा होगा, ठीक से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वृक्ष रहा है ना, और गेहूं गुलाब क्या वृक्ष ही तो रहते हैं। गेहूं गुलाब कैसा होता है? वृक्ष में लगते हैं। आप वृक्ष मान लीजिए, पौधे रहते हैं, फिर भी हमको याद करना तो हम वृक्ष बना देंगे गेहूं और गुलाब को। फिर अर्धनारीश्वर उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर अर्थात सूर्य। बच्चों, दिनकर का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची ये क्या है? दिनकर भी है ना। तो जब दिन निकलता तो क्या होता है? उजली आग नहीं, उजली आग की समान पूरा आसमान नहीं दिखाई देने लगता है। और आपके अर्धनारीश्वर का दर्शन तब करने जाते हैं कब? जब दिन का क्या कहते हैं, दिन उजली आग के समान खिल जाता है, निकल आता है, तब कहाँ जाते हैं? तब रामधारी सिंह दिनकर कहाँ जाते हैं? अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। कब?
कहाँ, रामधारी सिंह दिनकर उजली आग अर्थात सुबह होते ही, दिनकर होते ही, दिन निकलते ही, दिन पकड़िए, दिन निकलते ही उजली आग होती है, तब दिनकर जी कहाँ जाते हैं, रामधारी दिनकर जी कहाँ जाते हैं, अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। आगे बच्चों देखिए, अथाह सागर अनंत अनंत आकाश, हम जय प्रकाश भारती। बच्चों हम जय 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 जयकार किसका करते हैं, जो अनंत होता है, जिस ईश्वर का हम जय जयकार करते हैं, गुणगान करते हैं, वो कैसे होते हैं, हम कहते नहीं अथाह अनंत अगोचर, ऐसा कहते नहीं है कि आप तो अगोचर हो, आप तो अथाह सागर के समान आपके हृदय में दया है, आप पूरा आकाश ये क्या है, जय जयकार जय प्रकाशमय है। इस प्रकार से आप दिमाग में बिठा लीजिए। कहनी अनकहनी ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती ने कहा कि कोई कहे या कुछ भी कहे, कहनी अनकहनी पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, हिमालय को ठेले पर लाकर खड़ा कर दिया। कैसे कहेंगे, धर्मवीर भारती, क्योंकि धर्म में वीर थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहनी अनकहनी पर फोकस नहीं किया, कहनी अनकहनी पर फोकस नहीं किया, और क्या किए, ठेले, हिमालय को ठेले पर रख दिया। ऐसे याद कर लीजिए बच्चों। आगे फिर देखिए, जीवन का काव्य सर्वोदय, जीवन का काव्य और सर्वोदय, देखिए कॉमा लगा है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, जीवन का काव्य और सर्वोदय। काका का लेकर, जो काका का लेकर है, काका लोग होते हैं जीवन के काव्य में सर्व उदय होते हैं। हमारे काका लोग होते हैं जो क्या, जी चूंकि हमसे बड़े होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, बस याद करने के लिए है। आगे चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर सर्वोदय की बुनियाद, यहाँ पर हरिभाऊ जी हैं, हरिभाऊ जी हैं, जो हरि में भाव रखेगा उसका सर्वोदय बुनियाद से ही शुरू करेगा, अर्थात वो जड़ से ही जुड़ा रहेगा। कौन, जिसके अंदर हरि का भाव रहेगा, यहाँ पर लिखिए इसे, जिसके अंदर हरि का भाव होगा वो बुनियाद से ही सर्वोदय करेगा, बुनियाद से जुड़कर सर्वोदय करता, अपना सर्वोदय करता रहेगा। आगे देखिए बच्चों, दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक, विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि जब दक्षिण भारत की एक झलक देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। विनय मोहन शर्मा क्या कहते हैं, ये बच्चे ऐसे हमारे मन में आता जा रहा, हम आपको ऐसे बताते जा रहे हैं, और ये कुछ अन्यथा नहीं है। जितना हो सके आप बस, या हमारा फोकस सिर्फ है आपका एक भी नंबर एग्जाम में ना छूटे, इस एग्जाम में भी और नेक्स्ट एग्जाम जो भी आए, आप निरंतर और आप कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा चीजें सीख सके। इसलिए जो हमें समझ में आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। विनय शर्मा क्या कहते हैं, विनय मोहन शर्मा क्या कहते हैं कि अगर दक्षिण भारत की एक झलक आप देख लेंगे ना, तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर भक्ति भावना बहुत है। वहां पर आपको मीनाक्षी देवी का मंदिर मिलेगा और बहुत सारे मंदिर हैं बच्चों। तो इस तरह से जो भक्ति दक्षिण भारत की एक झलक देखेंगे, विनय मोहन शर्मा कोई हैं, तो वो कहते हैं तो आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। गांधी की देन, राजेंद्र प्रसाद। बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें से हमने जो ट्रिक भी बताया सब लगभग सब इंपॉर्टेंट है आज के लिए और आने वाले समय के लिए, आपके लिए। आप आने वाले समय के लिए, अच्छे आपके बुद्धि विकास के लिए आप अभी से एक एक बूंद अपने आप को बढ़ाते जाइए, एक एक कदम अपने आप को बढ़ाते जाइए, क्योंकि बूंद बूंद से बच्चों घड़ा भर जाता है। और क्या होता है, हमको बहुत भारी बोझ भी नहीं लगता सर पे कि अरे अभी इतना सारा है कैसे, ना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आपके पास 365 दिन है, उसमें 24 घंटा प्रत्येक दिन में है। आप मात्र 2 से 3 घंटा दीजिए, 4 घंटा दे दीजिए, बस आप मात्र 4 घंटे अपने पढ़ाई को दीजिए, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ दीजिए। देखिए आप 1-2 महीने धीरे धीरे एक एक करके देखिए। जिस तरह से देखिए बच्चों, अगर हमको ये जितना वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर एक ही दिन में देना होता तो कितना हमको भारी लगता। लेकिन हम निरंतर जब से वीडियो आपको पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, निरंतर आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कितना सारा वीडियो हो गया, और आप लोग कितना सारा ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, सब चीज कीजिए जो आपका मन करता है, वो हर वो एक चीज कीजिए जो आपको मन करता है, लेकिन आप अपने पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निकालिए, उसमें कोई समझौता मत कीजिए। उस समय ना किसी से बात, ना कुछ भी नहीं सोचना, बस उस समय सिर्फ अपने पढ़ाई को सोचना है। सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ते हुए फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो मन करे फिर करिए, फिर वो समय आए फिर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, आपको एक पढ़ने का निश्चित समय टिक जाएगा, निश्चित समय पर धीरे धीरे टिक जाएंगे। आपके बैठ के पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। और एक बात और बच्चों, जब भी पढ़ें लेट के कभी ना पढ़ें। आपके पास चटाई है, आपके पास टेबल कुर्सी, आपके पास अपना बिस्तर है, जो भी है, आप जब तक पढ़िए 4 घंटे के बजाय 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन बैठ के पढ़िए।
बच्चों ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सब रामबाण है सफलता के लिए। तो अब ये देखिए, हम बस थोड़ा सा और रह गया है। देखिए रानी की कहानी मतलब कहानी है, और ये आपका गांधी की देन, ये राजेंद्र प्रसाद का। और साहित्य की बात करते हैं। साहित्य में गांधी थे ना, अब इतिहास में गांधी थे, तो गांधी जी थे, अभी भी गांधी जी हैं, समझ सबके हृदय में हैं। तो ये देखिए बच्चों, क्या राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कि साहित्य गांधी की देन है। बस ऐसे लिख लीजिए, हो गया ट्रिक, देखिए बन गया। साहित्य गांधी की देन है, बस राजेंद्र प्रसाद कहते हैं साहित्य गांधी की देन है। तो आइए बच्चों, अगर देखिए बच्चों, इस वाक्यों के साथ यहाँ अब हम यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। तो आइए बच्चों, अब देखिए, आपको चीजें अगर कुछ समझ में ना आए या अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, और ये जो हमारा चैनल है बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। और बच्चों, अगर पसंद आए तो आप लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलें। तो आइए बच्चों, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कहानी के साथ। जय हिंद।